Hi guys, let's talk about the basic structure of a constitution. Constitution are of two types, federal and unitary. So Indian constitution किस में आता है, federal या unitary? Let's discuss this in this video. इंडियन बेसिक स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरल एंड यूनिटरी. तो फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं. फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉज बनाए तो वो सारे स्टेट्स पे लागू होंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द अथॉरिटी कि वो अपने लॉ बना सकते हैं अपने स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए. वो ऐसे लॉज या ऐसे नियम लगा सकते हैं जिसके कि जो कि अगर सेंटर को उनको दरकिनार भी करना पड़े तो वो कर दें. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो लॉज बनाए और वो लॉ ऑल ओवर कंट्री लगता है, बट स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक देयर ओन लॉज और वो अपने स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए सेंटर को मना कर सकते हैं, सेंट्रल लॉ को मना कर सकते हैं कि नहीं, हमारे इन दिस करंट सिचुएशन हमारे स्टेट में ये लॉ नहीं लगना चाहिए. बोथ आर द इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फेयर. जैसे कि सेंटर के इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं. फेडरल सिस्टम में ऐसा ही होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस करवाती है जिसमें कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं. ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिल के अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं अपने में से, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री. और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस करती है और स्टेट गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं. ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिल के चुनते हैं अपने में से एक चीफ मिनिस्टर. स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर. स्टेट्स को सारी सेंटर की बातें मारने की ज़रूरत नहीं होती है. येस, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, वो लॉ ऑल ओवर कंट्री लागू होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो अपने लॉज बना सकती है. एग्जाम्पल है यूएसए में पूरा फेडरल सिस्टम है. स्टेट्स हैव देयर ओन स्ट्रक्चर, वो अपना स्टेट अपने तरीके से चलाते हैं. और सेंटर गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि अपने लॉ तो लागू करवाती है, बट दे डोंट हैव द अथॉरिटी ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स. तो हमने ये देख लिया कि फेडरल गवर्नमेंट में होता क्या क्या है, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं. एक बार हम ये भी देख लेते हैं. इसमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि हमारी कंट्री में भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कुछ मेंबर्स के द्वारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बने हुए हैं. तो ये सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई है वाई नहीं है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा. रिजिडिटी इन प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ लॉज. अब आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लॉज बना दिए, पर अगर टाइम टू टाइम उन लॉज को चेंज करना पड़े फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, तो कैसे करना पड़ेगा. अब आप ऐसा नहीं है कि डेली जाकर चेंजेस कर रहे हैं लॉज में और उन लॉज को अमेंड कर रहे हैं. येस, लॉज कैन बी अमेंडेड, बट देयर इज़ अ प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर बहुत रिजिड है. मतलब आपको जैसे हमने इंडिया में देखा, लोकसभा में पहले वो बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा. तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर रिजिड हो जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि उसको चेंज किया जाए. तो ये फेडरल गवर्नमेंट में जो भी प्रोसीजर्स बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, उनको अमेंड करना बहुत रिजिड है. हमारा प्रिएम्बल तो ऐसा है कि उसको अमेंड किया ही नहीं जा सकता. ओनली वंस इट हैज़ बीन अमेंडेड, जो 42nd अमेंडमेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी. Courts have been given authority to create a balance among the decision of center and state. अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी एक मैटर को लेकर रिजिडिटी आ गई कि नहीं, सेंटर कहता है कि ये स्टेट्स में लागू होना चाहिए, बट स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मेरे लोगों के वेलफेयर के लिए ये सही नहीं है और वी विल नॉट अप्लाई इट इन आवर स्टेट. तो अगर ये रिजिडिटी आ जाती है तो ये आखिर डिसीजन लेने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं कोर्ट्स के सामने और कोर्ट डिसाइड करती है
कि क्या होना चाहिए इन रियलिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अथॉरिटी नहीं है कि सेंटर ने जो कह दिया वो स्टेट को मानना पड़ेगा। नो, स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन व्यूज, दे कैन पुट देयर ओन व्यूज ऑन दैट वेज। और अगर सेंटर उस चीज से अग्री नहीं करता है, दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू द कोर्ट, और जुडिशरी के पास पावर है, वो बताएगी कि किसका डिसीजन वैलिड रहेगा, लास्ट डिसीजन किसका रहेगा। दिस इज दिस फेडरल गवर्नमेंट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कैसे डिवाइड की गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, बट सारे फेडरल लॉज हमेशा फॉलो नहीं करता। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में भी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं। ये ऑल ओवर कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं और ऑल ओवर कंट्री वो लॉज लागू भी होते हैं। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे स्टेट के लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए मुझे अलग से लॉज बनाने हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर कि वो अपने लॉज बना सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लॉज बनाती हैं। लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लॉज बनाए गए हैं, लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट के लॉज हैं। तो ये लॉज अलग अलग हैं, सेंटर और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको अलग अलग पावर्स दी गई हैं इंडिया में। मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि पूरे नेशन के लिए क्या चीज़ लागू होनी चाहिए, कैसे लागू होनी चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट जो लोकल मैटर्स हैं, जैसे कि एमसीडी का मैटर हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैटर हो गया, या फिर स्टेट के लोगों के लिए कैसे ऑक्ट्रॉय लगेगा, कैसे जीएसटी लगेगा, कौन से टैक्सेस कैसे कैसे अप्लाई होंगे, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में कैसे लॉज लगेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब कैसे डिसाइड करेगी? जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बनाए हैं, अपने स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने अपने जोन्स डिवाइड अलग अलग तरीके से डिवाइड किए हैं। उन्होंने दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर सील कर दिया जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट स्टेट पीपल। ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने अपने लॉज बनाए हैं, जो प्रवासी मजदूरों का हम देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने लॉज बनाए हैं। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लोगों के वेलफेयर के लिए लॉज बना सकते हैं लोकल मैटर्स से। ऐसे ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग तरीके से काम करती है, उसमें भी इलेक्शंस होते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि उस स्टेट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे काम करेगी। तो उस स्टेट के वेलफेयर के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। सेंटर डज नॉट हैव अथॉरिटी ऑन ऑल द लोकल मैटर्स ऑफ द स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फेडरल सिस्टम है, बट इसमें भी कुछ यूनिटरी तरीके से लॉज लगते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नीदर सेंटर नॉर स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है वो सेंटर को भी मानना पड़ेगा, स्टेट को भी मानना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। देन व्हाट इज द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन? यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम में पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज वेस्टेड विद वन गवर्नमेंट। सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि क्या लॉ बनेगा और क्या स्टेट्स को फॉलो करना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपने अलग से लॉज बना सके, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। यूनिटरी सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी सेंटर ने कह दिया वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, उसका कोई से नहीं होता है यूनिटरी सिस्टम में। तो हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फेडरल तो है, पर उसमें कुछ कुछ यूनिटरी फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब यूनिटरी फीचर्स कैसे ऐड किए गए हैं उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं।
In some cases, power to make laws in state has been given to parliament. कुछ केसेस में, जैसे कि इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया कैसे लगेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. कंपनीज एक्ट कैसे लगेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. जो आर्बिट्रेशन एक्ट, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, ये कैसे काम करेंगे, ये सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सेंटर ने ये पावर ली है और इन लॉज को अगर अमेंड भी करना है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू सो. कुछ केसेस में, जैसे कि स्टेट्स में बाउंड्रीज बनानी है, अभी स्टेट्स डिवाइड हुए, तेलंगाना नया स्टेट बना, पहले यूपी से निकल के उत्तराखंड नया स्टेट बना था, बिहार से झारखंड बना था. तो ये डिसीजंस कौन लेता है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है. स्टेट्स को बाउंड्रीज कैसे डिवाइड करनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो इंडियन गवर्नमेंट में फेडरल फीचर्स तो हैं, बट ये कुछ यूनिटरी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं. और इसके अलावा अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी लागू हो गई, हम सबको ये पता है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लागू हुई थी, तो इमरजेंसी के टाइम पे या वॉर के टाइम पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ऑल ओवर कंट्री, पूरी कंट्री के लोगों के लिए डिसीजंस ले सके. नेशनल कैलामिटी है या फिर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई, मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा डिवाइड हो गया कि चीफ मिनिस्टर पावर में ही नहीं है, कि वहाँ के गवर्नमेंट में कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी में आ ही नहीं रही है, इलेक्शंस हुए, मेजॉरिटी में पार्टीज नहीं आ रही हैं, तो किसके पास पावर जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. तो इन केसेस में इंडियन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है. सो फेडरल फीचर्स तो हम सबके पास हैं. हमें अब आपको ये पता चल गया होगा कि फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं. फेडरल फीचर्स में पावर डिवाइड की जाती है. हमने इंडिया में जनरली ये देखा है कि पावर डिवाइड हुई है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अलग से अपॉइंट होते हैं, मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर अलग से इलेक्ट होते हैं, हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी. बट दोनों का अलग अलग रोल है. इंडियन गवर्नमेंट को फिर इसीलिए कहा जाता है इट्स अ क्वेसी फेडरल सिस्टम. क्वेसी फेडरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फीचर्स दोनों तरीके के स्ट्रक्चर के हैं, फेडरल के भी हैं और यूनिटरी के भी हैं. फेडरल के कैसे कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज बना सकती है, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए चेंजेस ला सकती है अपने स्टेट में. बट यूनिटरी फीचर्स हैं कि अगर कुछ इमरजेंसी आती है या फिर आपको लॉज में अमेंड करना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लॉज बनाए हैं तो वो ऑल ओवर कंट्री अप्लाई होंगे. तो ये कुछ यूनिटरी फीचर्स भी ऐड हुए हैं. यूनिटरी फीचर्स में स्टेट्स को अगर अपना डिवाइड करना है, स्टेट्स को अगर अपनी बाउंड्रीज बढ़ानी है या घटानी है, तो ये स्टेट डिसाइड नहीं कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को क्वासी फेडरल कहा जाता है. अब एक केस है, केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस केस ने, ये केस आया था 1963 के आसपास. इस केस ने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आए, पर ये लैंडमार्क जजमेंट बन गई केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. अब हमें ये पता है कि ऐसा नहीं है कि देखो, लॉ को अमेंड करना रिजिड है, बट ऐसा नहीं है कि लॉ अमेंड ही नहीं हो सकता. बहुत सारे लॉज हमने देखे हैं कि फिर से दोबारा बने हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट. पहले 1957 को हम फॉलो करते थे, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया. कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद पूरा का पूरा अमेंड हुआ है. तो हम ये नहीं कह सकते कि लॉज अमेंड नहीं होते हैं. इंडिया में लॉज अमेंड होते हैं, बट देयर इज अ रिजिड प्रोसीजर फॉर दैट. तो केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हुआ क्या, उसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यस, पार्लियामेंट हैज़ अ पावर कि वो लॉ को अमेंड कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने
हमें ये पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कमेटी के साथ डिसाइड किया था, बनाया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने उस टाइम पे सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किया। जैसे कि हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, मेरे वो 6 फंडामेंटल राइट्स को कोई अमेंड नहीं कर सकता। प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बताया गया है कि हम एज इंडियन सिटीजन हम कैसे रहेंगे, क्या क्या हमारे रोल होंगे, तो इन सब को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, नीदर सेंटर नॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो केशवनंद भारती केस में ये जजमेंट निकल कर आई कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। आप चेंजेस ला सकते हैं लॉज में, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं, हमारा एक प्रियम्बल है जिसमें कि 5 हमारे फंडामेंटल्स लिखे गए हैं कि हम कैसे काम करेंगे, हम किस तरीके की गवर्नमेंट है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक हैं, हम सेक्युलर हैं, सोशलिस्ट हैं। तो इन सब को कोई चेंज नहीं कर सकता। नोबडी हैज़ अ पावर कि हमारे प्रियम्बल को चेंज कर पाए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बट पार्लियामेंट समटाइम्स हैज़ अ पावर कि वो उसको चेंज कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, लॉ में अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं, पार्लियामेंट उनको चेंजेस ला सकती है। बट द प्रियम्बल जो हम लोगों को बचपन से रटाया गया, आपने बचपन से प्रियम्बल पढ़ा है, क्या आपने देखा है कि अभी तक वो चेंज हुआ है? वो प्रियम्बल कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। नोबडी हैज़ अ पावर कि वो प्रियम्बल को चेंज कर सके। तो हमारा केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में यही निकल के आया, यही जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, गवर्नमेंट्स हैज़ द पावर कि वो लॉज को चेंज कर सके, लॉज को अमेंड कर सके, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर को डिवाइड बताया गया कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उससे ऊपर ना सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज, जो भी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, जैसे कि MPs अपॉइंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग कैसे अपॉइंट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में लोग कैसे अपॉइंट होंगे, ये पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, जो हमारा प्रियम्बल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हम कैसे लोग हैं, हम किस तरीके की गवर्नमेंट, किस तरीके का कंट्री बनाना चाहते हैं। हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम रिपब्लिक कंट्री हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि पावर को सेपरेट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, लोगों को अपनी फ्रीडम दी गई है कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम क्वासी फेडरल सिस्टम में काम करते हैं, जहाँ पर सेंटर को अलग पावर दी गई है, स्टेट को अलग पावर दी गई है, बट ड्यूरिंग द टाइम अगर ऐसा लगता है कि नहीं सारी पावर सेंटर के पास होनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर ले सकती है। ऐसे ही गवर्नर, क्योंकि स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नर होती हैं, तो गवर्नर को अपॉइंट करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। तो कुछ तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल रखा है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्वासी फेडरल सिस्टम। अब ये तो हमने पढ़ लिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम और भी लेक्चर्स में आगे और पढ़ते रहेंगे। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, यू कैन ऑलवेज रीच अस एट दिस ईमेल ID मेंशन देयर। अगर आपको बुक खरीदनी है तो यू कैन ऑलवेज रीच मी एट impetusedu.com, वहाँ पर बुक अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर्म में आपको एक बुक मिल जाएगी, वहीं से आप पढ़कर उस बुक में से देख सकते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल फॉर्म्स में है। बुक में ये समझाया गया है, लॉ को पूरा एलैबोरेट किया गया है, कैसे लॉ काम करता है, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बुक में मेंशन किए गए हैं। आप प्लीज़ गो थ्रू दैट बुक, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल की डिटेल आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी।
और प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको जो भी करंट वीडियो हमने अपलोड की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।